Namaskar, good evening viewers. You're watching House Highlights on Sunset TV. I'm your host Rajiv Kumar Singh. In this program, we will take a look at all that transpired in the two houses of parliament on Monday. Before we delve into the details, let us take a quick look at the headlines. Parliament rocked by reported remarks of Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar on Muslim reservation. Any thought of a religion-based reservation unconstitutional, states Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju. Rajya Sabha adjourned multiple times on the issue of Muslim reservation. Rajya Sabha adjourned for the day after ruling party protests hampers proceedings of the upper house. Samajwadi members with posters urge Speaker of the Lok Sabha, Om Birla. And Lok Sabha discusses the Finance Bill 2025. Prime Minister Narendra Modi's government created stable grounds for economic growth, stresses members from the Treasury benches. India mired in an economic crisis, says the opposition. News now from the Lok Sabha. The Lok Sabha was adjourned soon after it commenced proceedings with a question hour. Treasury benches protested against Congress's proposed Muslim reservation in Karnataka. Samajwadi Party members were present in the House with posters which urged the Lok Sabha Speaker. Let us listen to what all took place in the lower house during the question hour. हम सभी जानते हैं कि देश के शिक्षा प्रणाली में लगभग 24.5 करोड़ छात्र छात्राएं हैं और 98 लाख शिक्षक कार्यरत हैं। इसके चलाने में सहयोग करें, पोस्टरबाजी नहीं करें। मैं जिन पर पोस्टरबाजी करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, आप पोस्टर लेकर सदन में नहीं आएंगे। सदन में लेकर पोस्टर आएंगे तो मैं माननीय सदस्य कार्रवाई करूंगा। ये तरीका ठीक नहीं है। आप सदन चलने में सहयोग करें। मैं पूर्व में भी व्यवस्था दे चुका हूं। सदन में अगर पोस्टर लेके आएंगे तो मैं कार्रवाई करूंगा। संसदीय कार्य मंत्री जी या तो उनके प्रस्ताव लाइए, नहीं तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये तरीका ठीक नहीं है। अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को लेकर के है। हमने देखा है कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स की मात्रा है वो बढ़ती ही जा रही है और इन कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स की व्यवस्था दे दी है सिक्योरिटी होती है। पोस्टर लेकर जो भी आएगा, कंप्लेंट लेकर जो भी आएगा और ऐसी कोई भी अमर्यादित व्यवहार आचरण करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, प्लीज सर, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स के पास जॉब सिक्योरिटी ना होने के बाद सदस्यगण, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय है। आप सदन चलने में सहयोग प्रदान करें। प्रश्नकाल सबका है, आपका अपना है। आप सदन चलाने में सहयोग करें। सदन आपका है। मैं शून्यकाल में आपको मौका दूंगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। After the House reassembled at 12 noon, the Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju criticized the Congress party for its proposal to provide reservation to the Muslims. He asked the party to immediately withdraw any such proposal as the Constitution of India categorically denies any reservation based on religion. Let us listen into what the Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju had to say, following which the House was further adjourned till 2 p.m. मुझे यहाँ खड़ा करने का आज कोई इरादा नहीं था, लेकिन जो आज लोकसभा राज्यसभा दोनों में जो आवाज उठाई जा रहा है वो कोई मामूली मुद्दा नहीं है, बहुत गंभीर मुद्दे हैं। जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता संवैधानिक पद पर बैठ करके ये कहता है
कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा और भारत के संविधान को बदलाया जाएगा। आप बताइए अध्यक्ष महोदय, यह सदन कैसे चुप बैठ सकते हैं? सरकार इस मुद्दे को, आप लोग बैठ जाएं, बोल रहे हैं पार्लियामेंट्री अफेयर। सर, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। 1947 में जब मुस्लिम लीग ने कांग्रेस पार्टी का सारा सदस्य, आज सुन ले, आप सुन ले, 1947 में जब मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव लाया था कि मुसलमानों के लिए संवैधानिक उनका रिजर्वेशन होना चाहिए, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का मुद्दे 1947 में आया। 28 अगस्त 1947 में सरदार पटेल जी और पूरे संविधान सदन ने उस समय रिलीजियस रिजर्वेशन को खारिज किया था। भारत के संविधान में धर्म के नाम से कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। आज कांग्रेस पार्टी का संवैधानिक पद पर बैठ करके वरिष्ठ नेता जब बोलता है कि संविधान को बदलाया जाएगा मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए, ये हम मंजूर नहीं हो सकता है। मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं, आप अपना पोजीशन क्लियर करो। अगर आप मानते हैं, अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं, तो आपके वो संवैधानिक पद पर बैठ करके जो आज ये बयान दिया है उसको तुरंत बर्खास्त करो और अपना पद को उसको छीन लो उससे, नहीं तो आप नाटक मत करो। आप वहां कहते हो कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे और यहाँ बाबा साहब का फोटो लेकर के आप नाटक करते हो। कांग्रेस पार्टी बाबा साहब का नाम को लेकर के संविधान किताब को जेब में हाथ में लेकर के नाटक करते हो। मैं उसका निंदा करता हूँ और स्पष्ट करना चाहता हूँ, उसको हमारा मांग है कि उस संवैधानिक पद पर जो बैठा है उसको तुरंत बर्खास्त करे, नहीं तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। संविधान की रक्षा करना हम सबका जिम्मेदारी होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री ने एक बात कही है, लेकिन अब सदन को आप व्यवस्थित करें, गंभीर विषय हो सकता है। आप सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Soon as the Lok Sabha reassembled at 2 p.m., important papers were laid on the table of the House. The papers laid in the Lok Sabha on Monday concerned the Ministry of Culture, Ministry of Education, Ministry of Finance, Ministry of Labour and Employment and Ministry of Corporate Affairs. Later, reports of committees on the welfare of scheduled castes and scheduled tribes, Standing Committee on Industry were also tabled. Minister of State for Finance, Pankaj Chaudhary, also made a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the first report of the Standing Committee on Finance on demands for grants 2024-25 pertaining to the Ministry of Finance. The lower house then took up discussion on the Finance Bill 2025. Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary moved that the bill to give effect to the financial proposals of the central government for the financial year 2025-26 be taken into consideration. Let us listen to the discussion that took place in the Lok Sabha on Monday. ये जो है ये जादूगर का बजट नहीं है, ये मजदूर का बजट है। हम मजदूरी कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 10 साल से जो, इसीलिए आपने जो कहा कि ये जादूगरी का बजट है, ये जादूगरी का नहीं, ये मजदूरी का बजट है। भारत एक ऐसा सितारा बनकर उभरा है जिसने कि पिछले 10 साल में दुनिया को मात देते हुए अपने आप को वर्ल्ड की नंबर 3 इकोनॉमी की तरफ अपने आप को खींचा। 2014 तक, और ये पूरे सदन को जानने वाली बात है कि 2014 तक भारत की इकोनॉमी केवल और केवल 2 लाख करोड़ की थी, 2 लाख करोड़ डॉलर की थी। आज वो 10 साल में 4.5 लाख करोड़ डॉलर की है। आज टैक्स जीडीपी रेशियो लगभग 11.7% पर है।
मध्यम वर्ग को 12 लाख का जो है, जो सैलरीड क्लास है, उसको 12 लाख और उसके एग्जेम्पशन को यदि जोड़ लें तो लगभग 13 लाख का जो है हमने फायदा पहुंचाया है। और सारे परेशानी की जड़ इस पूरे बजट में, पिछली बार मैंने बजट का भी भाषण सुना और अभी भी मैंने फाइनेंस बिल पर भाषण सुना, वही बोन ऑफ कंटेंशन है। आज आप टैक्स कंसेशन, टैक्स रिबेट, मध्यम वर्ग, गरीब सबकी बात करते हैं। कभी आपने देखा कि आपके जमाने में क्या हुआ? हम क्या कर रहे हैं? हमने 13 लाख रुपया जो सैलरीड क्लास का है, उसको हमने कहा कि आपको 1 रुपया टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस बार के बजट में और इस फाइनेंस बिल में वो सारे कदम उठाए हैं कि सरकार के खजाने से ज्यादा लोगों की बचत बढ़ाने में विश्वास रखा, लोगों की जेब में पैसा जाए इसमें प्रयास किया है। और इसलिए कि जन जन के जब बचत होगी तो भारत का जन जन भारत को राष्ट्र निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभाएगा और 2047 तक विकसित भारत का संकल्प पूरा करके दिखाएगा। आदरणीय सभापति जी, भारत की जो आज स्थिति है, कुछ विपक्ष के सदस्यों ने कहा कि दुनिया भर में ये हालत वो हालत है। मैं इतना ही कहूंगा अपने विपक्ष के सदस्यों को, आज पूरी दुनिया एक उम्मीद के साथ भारत की ओर देख रही है और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था आज भी भारत है और अगले 1 दशक तक भारत ही रहने वाला है। और शायद इसीलिए आप लोग एक प्रश्न खड़ा करते थे कि क्या मिडिल क्लास के ऊपर भरोसा करना चाहिए, क्या टैक्स पर कर राहत देनी चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा, ईमानदार करदाताओं के ऊपर एक बार नहीं बार बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने विश्वास किया है और इस बार तो 12 लाख पर 0 टैक्स किया है, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, ये भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको तो 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं है। और ये जहां देश के अन्य वर्गों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, वहीं पर मध्यम वर्ग को भी और उनके अनथक प्रयासों से राष्ट्र निर्माण में उनकी एक बड़ी भूमिका होगी। इस बजट, इस फाइनेंस बिल में विकसित भारत का जो संकल्प हम लेकर चले हैं, इसमें युवाओं के लिए अवसर है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है, हर भारतीय को सफल होने के लिए मौका दिया गया है और टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का बल दिया है। ये जॉब क्रिएशन की बात करते थे, मैं कहना चाहता हूं, हमने पिछले साल ही 4.6 करोड़ नई जॉब्स, नया रोजगार अगर हुआ है तो इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमारे प्रयासों कर। स्टार्टअप्स भी 1,60,000 तक हो गए। यही नहीं, कोविड के बाद भी उससे लड़ने, उससे निकालकर हमने मॉनिटोरियम पीरियड भी दिया। 4 लाख करोड़ रुपया बैंकों के माध्यम से देश के काम करने वाले व्यापारियों को नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल हमारी सरकार ने दिया था। आपके समय 12 में से 11 बैंक पीसीए फ्रेमवर्क में थे। देश की जनता का पैसा लगा, बैंक डूब जाते, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद 12 के 12 बैंक आज मुनाफे में, मजबूत स्थिति में है। यही नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने लगातार प्रयास किया। $709 बिलियन आज एफडीआई हमारे देश में आई है। जहां तक आप किसानों की बात करते हो, 3,60,000 करोड़ रुपया पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से हमने किसानों को देने का काम किया है। हमने किसानों को बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से, जहां 2013-14 में 7,30,000 करोड़ मिला था, आज उससे बढ़ाकर 25,48,000 करोड़ रुपया किसानों को देने का काम मोदी सरकार ने किया है। यही नहीं, सबका साथ सबका विकास क्या होता है। 2014 में 8 एम्स थे, आज 24 एम्स है। 380 मेडिकल कॉलेज थे, आज 706 मेडिकल कॉलेज है। दुगने से ज्यादा मेडिकल की सीटें हो गई। अगले 5 साल में 75,000 एमबीबीएस की सीटें और जोड़ दी जाएंगी। हम करने जा रहे 10,000 एमबीबीएस की सीटें इस साल करेंगे। Coming to the 4 focus areas that I have, the first one, ma'am, it is regarding faceless e-assessment. I have a data from 2017 to 2021-22, ma'am. This system has made this faceless assessment has made the system very transparent and also made very efficient, ma'am. But there are almost 5,98,448
cases in this period of 2017 to 2021, they have been filed. And out of these close to 6 lakh appeals, 73% of the appeals have been disposed of. Still, there are 27% of the appeals that have not been disposed of, ma'am. So the amount that is being locked up, because these appeals are not being disposed of, amount that is being locked up at any point of the time is almost 58 lakh crores, ma'am. So if I extrapolate that of the disposed 73% and calculate based on the 27% that has not been disposed of, it is almost 15 lakh crores of money that has been locked up in the system, ma'am. So I request the finance minister to clarify on the way forward so that this locked up amount can be released, so that it can be released into the second focus area is, ma'am, it's regard to the GST collection. It has grown by almost 77% from 11 lakh crore in 2020 to 20 lakh crore in 23-24, ma'am. But with the growth in the GST collections, there are also pending appeals that have grown from 5,000 to 15,000 in the last 5 years. This is almost 3 times the growth. So the way forward is, there are 2 ways that are there. The first one is whether we are going to take the 15th Finance Commission recommendation and make certain changes to the rates and merge them and make the GST simplified so that it's easier for the GST payers. And second way forward is, there are a lot of state goods and service tax appellate tribunals at the state level which are not functional, ma'am. I think the union government has to handhold the states and make these tribunals functional, ma'am. So if we do these 2 things, definitely these pending appeals that have been raising will be curtailed, and this will in a way add to the revenues of the state also, ma'am. भारत गणराज्य के 76वें वर्ष में वित्त विधेयक 2025 में सरलीकृत आयकर संहिता की शुरुआत कर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्तावनाओं को प्रभावी करने के लिए लाया गया है तथा इसका मुख्य उद्देश्य कर अनुपालन को आसान बनाना, कर विनियमन को में स्पष्टता को बढ़ाना, करदाताओं की सुविधाओं को बढ़ावा देने के साथ साथ कराधान परिवर्तन और आर्थिक सुधारों सहित वित्तीय प्रस्तावों को नियंत्रित करना है। महोदय, सरकार ने इस विधेयक के द्वारा जनहित में मुख्य रूप से आयकर की दरें, प्रत्यक्ष कर, आयकर, अप्रत्यक्ष कर, सीमा शुल्क टैरिफ, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय माल और सेवा कर प्रकृति, भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 2002 का संशोधन, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 का संशोधन के साथ कई अधिनियमों के धाराओं में संशोधन किया है जो देश हित, किसान हित और आर्थिक हित में है। News now from the Rajya Sabha. With the commencement of the Rajya Sabha on Monday, the House witnessed sloganeering by BJP members over an alleged statement by a senior Congress leader holding a constitutional post. The leader reportedly stated that the party would amend the constitution to grant reservations to Muslims. Minority Affairs Minister Kiren Rijiju addressed the House, emphasizing the gravity of the remark. He asserted that any attempt to alter the constitution for religion-based reservations is unacceptable and cannot be tolerated. One of the senior leader of the Congress party, very responsible Congress leader, who is holding a constitutional post, has made a statement that they are going to change the constitution of India to provide reservation in contract work to a Muslim community. Now, this statement, we cannot take this statement lightly, because if it was a statement made by any ordinary person, then we can understand, we can reply outside. But since the statement has come from a person who is holding a constitutional position, and in a very clear term, he has stated that Congress party will provide reservation to Muslim community, and for that they will change the constitution of India. Reservation for what? Extremely serious. It is a matter which we cannot tolerate, and this is assault
on the Constitution of India, the Constitution provided by Dr. B.R. Ambedkar. And these people, they are talking about Constitution, they are carrying the photograph of Baba Saheb Ambedkar, but their people officially makes a statement to change the Constitution of India. I want the Congress president who is sitting here in the House to make very specifically clear about the Congress party's position. How and in what manner you want to change the Constitution of India to provide reservation to Muslim community? I want clear-cut reply and position from the Congress party president, who is leader of the House in the Rajya Sabha. Minister, reservation in what? Sir, my request is the Congress party president, who is the leader of the House, leader of the opposition in the Rajya Sabha, should make the position clear and tell the August House as well as to the people of India why Congress party want to change the Constitution of India to provide reservation to Muslim community. Leader of the House, J.P. Nadda, informed the Rajya Sabha that the Karnataka government has proposed a bill granting 4% reservation for minorities in public contracts. He further stated that Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar had told the House that if required, necessary amendments to the Constitution would be made to implement the provision. माननीय सभापति जी, Sir, what is the issue? We can raise it according to rules. The House is governed by rules. माननीय सभापति जी, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी, आप बैठ जाओ, उन्होंने बिल पास कर दिया, वही ना हाँ बिल पास किया वाला वो है तेलंगाना नहीं कर्नाटक। माननीय सभापति जी, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बहुत संविधान की रक्षक बनती है, वो संविधान के बारे में जिस तरीके से उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। रिजर्वेशन विल नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। दिस इज एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन साउथ में कांग्रेस की सरकार में रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट में 4% का रिजर्वेशन का पारित किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में I'll authenticate. Yes, sir. The statement of the Karnataka में leader of the House, yes. The statement to which reference has been made by the Honorable Parliamentary Affairs Minister, yes, that a constitutional functionary holding position in the political party, yes, has made a statement that there will be reservation, yes, in contract for Muslim community. Yes. That statement be authenticated, yes, I'll authenticate, and sir, put on the table of the House. The Karnataka government of the day. I'll do that, sir. The Karnataka government has passed a bill granting 4% of reservation to minorities and in public contracts. In public contracts. ये और इसके साथ साथ जो वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिसके बारे में रिजू जी ने रेफरेंस दी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं
वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, ये इसके लिए हम अनुरोध करते हैं। But what do you want? What do you want? I want that such laws and rules should be withdrawn and discussion should take place, and Congress party president and the leader of the opposition should answer this question. Leader of the opposition, Mallikarjun Kharge, strongly denied the allegations made by the Minority Affairs Minister Kiren Rijiju and Leader of the House JP Nadda. Addressing the Rajya Sabha, Kharge asserted that no one should dare to alter the constitution framed by Dr. B.R. Ambedkar. In the Rajya Sabha, papers related to multiple ministries were tabled. These included documents from the Ministry of Statistics and Program Implementation, Ministry of Power, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Ministry of Petroleum and Natural Gas, and Ministry of Coal. Additionally, papers from the Ministry of Housing and Urban Affairs, Ministry of Jal Shakti, Ministry of Civil Aviation, and Ministry of Minority Affairs were also laid before the House. A statement was made regarding the status of implementation of the recommendations regarding the department-related Parliamentary Standing Committee on Ministry of Heavy Industries and MSME by Gola Baburao, and also papers related to scheduled castes and scheduled tribes were laid by Mithilesh Kumar in the House on Monday. On Monday, the Rajya Sabha was adjourned thrice due to repeated disruptions. The first adjournment came soon after Chairman Jagdeep Dhankar suspended proceedings following allegations levelled against the Congress party by the Treasury benches. The House resumed at 2 p.m. under Deputy Chairman Harivansh Narayan and proceeded with its daily itinerary, despite ongoing sloganeering. However, amid continued disruptions, the Deputy Chairman adjourned the House for 15 minutes. The House is adjourned for 15 minutes only. 15 minutes. When the session resumed, disturbances persisted as the Deputy Chairman announced a discussion on the Banking Amendments Bill. As protests by Congress leaders intensified, the House was eventually adjourned for the day. Proceedings will now reconvene on Tuesday, March 25th at 11 a.m. We can discuss only bill today. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Tuesday, the 25th March 2025. That is all we have in House Highlights for the day. Keep watching Sansad TV. Goodbye and good night.